Hello everyone, welcome to Sprint UPSC. We are discussing class 11th NCERT Indian Constitution at Work and we are on chapter 8. चैप्टर 8 है लोकल गवर्नमेंट का. तो हमने लास्ट सेशन में ग्रोथ पढ़ लिया था, हमारे देश में किस तरह लोकल गवर्नमेंट का ग्रोथ हुआ. आज हम मेन चीज़ पढ़ने वाले हैं 73rd 74th अमेंडमेंट एक्ट. तो स्टे ट्यून्ड. तो देखिए 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट 1989 में क्या हुआ था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने फाइनली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को इंट्रोड्यूस कर दिया. ये अमेंडमेंट क्या थी, ये अमेंडमेंट थी टू स्ट्रेंथन, टू फोकस ऑन द गवर्नमेंट एंड ऑल्सो विच गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट. ये था इनका एम कि लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन करो और ये इंश्योर करो कि यहाँ पे इनका जो स्ट्रक्चर है वो उसमें यूनिफॉर्मिटी आए, है ना. स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग में हमने देखा था हमारे देश में, लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था अलग अलग देश अपना अपना सिस्टम चला रहे थे लोकल गवर्नेंस का. तो इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि ये सारी चीज़ें यूनिफॉर्म हो और प्रॉपर स्ट्रक्चर में चलें, एक अमेंडमेंट लेकर आए लोग. फिर बाद में क्या हुआ ये हम अभी पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्राज़ील का. उसने क्या किया, ब्राज़ील में इट हैज़ क्रिएटेड स्टेट, फेडरल डिस्ट्रिक्ट्स, म्यूनिसिपल काउंसिल्स. और इनमें क्या था, ईच ऑफ दीज असाइन द इंडिपेंडेंट पावर्स एंड फंक्शंस. जब इंडिपेंडेंट पावर एंड फंक्शंस होता है ना, तो आपको जो कॉन्फ्लिक्ट जोन होता है ना, पावर का जो यू नो एक मिड पॉइंट होता है, उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होते. सो जस्ट एज कैन नॉट इंटरफेयर एट द अफेयर्स ऑफ द स्टेट are also prohibited to interfere in the affairs of the municipal council. तो कोई किसी के मैटर्स पे इंटरफेयर नहीं कर सकता एक्सेप्ट ऑन द कंडीशंस विच आर देयर इन द, कोई एक्सेप्शनल कंडीशंस होंगी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी होंगी. सो इससे क्या है, इससे पावर प्रोटेक्टेड रहते हैं सबके, सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के, लोकल गवर्नमेंट के. हमारे यहाँ देखिए अब हमारे यहाँ अमेंडमेंट आ गया. अब अमेंडमेंट में क्या हुआ, फिर 1992 में मेन तो यही है, नाम आपको और साल आपको यही याद रखना है. 1992 में मेन अमेंडमेंट आए, 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. पार्लियामेंट ने इनको पास किया. इसमें क्या था, दिस इज़ अबाउट रूरल गवर्नमेंट. देखो 73rd इज़ अबाउट रूरल गवर्नमेंट, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, इनको पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस बोलते हैं, फेमसली उन्होंने PRIs. एंड 74th इज़ फॉर द नगर पालिकाज, म्यूनिसिपल काउंसिल्स या फिर अर्बन लोकल गवर्नमेंट जिसको बोला जाता है. सो 73rd एंड 74th अमेंडमेंट दोनों 1993 में क्या आए, फोर्स में आए, लेकर आया गया था 92 में. ओके, नाउ लोकल गवर्नमेंट जो है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, है ना. स्टेट लिस्ट में आता है लोकल गवर्नमेंट. तो स्टेट क्या है, इसमें फ्री रहेगा किसी भी टाइप के लॉज बनाने के लिए इस सब्जेक्ट में. नाउ बट वंस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो गया और स्टेट को अपने स्टेट को ना आप थोड़े चेंजेस लाने पड़ेंगे अपने लॉज में, सो दैट अमेंडमेंट के साथ कन्फॉर्मिटी बने रहे. सो दे वर गिवन 1 year's टाइम टू मेक नेसेसरी चेंजेस इन देयर रेस्पेक्टिव स्टेट लॉज. कि देखो जब अमेंडमेंट आ गया तो उनको टाइम दिया गया 1 साल का कि अपने अपने लॉज में चेंजेस लेकर आ जाओ इस चीज़ की कन्फॉर्मिटी के लिए. सो नाउ अब हम समझते हैं पहले 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में होता है. तो देखो 3 tier स्ट्रक्चर क्या होता है ये समझ लो. पहले क्या होगा, ग्राम पंचायत होगा, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड मैं बता देती हूँ. ग्राम पंचायत सबसे ग्राउंड लेवल पे, विलेजेस पे होगा. ओके, फिर सेकंड इज ब्लॉक लेवल. तो ब्लॉक आप जानते हैं, आपके जो ब्लॉक होते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, पंचायत समितिज होंगी. फिर होगा डिस्ट्रिक्ट के आधार पे, आपके जो डिस्ट्रिक्ट्स होंगे जिले पे, जिला परिषद. ठीक है, इसको बोलते हैं, इस पूरे सिस्टम को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 3 tier स्ट्रक्चर. सो हर एक स्टेट में नाउ दे हैव यूनिफॉर्म 3 tier स्ट्रक्चर. अब हर स्टेट में एक यूनिफॉर्म 3 tier स्ट्रक्चर होगा. बेस पे ग्राम पंचायत, फिर जिसमें आप बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ विलेजेस भी हो सकते हैं और एक विलेज भी हो सकता है. इंटरमीडिएटरी पे होगा ब्लॉक या फिर तालुका भी बोलते हैं. यहाँ पे ये जो मंडल होते हैं उसके लेवल पे है. एंड ये जो मंडल और तालुका है इनको पंचायत भी बोलते हैं, पंचायत समितिज भी बोलते हैं. एंड ये जो बॉडीज़ हैं इनको मंडल भी बोला जाता है, तालुका पंचायत भी बोला जाता है. इंटरमीडिएटरी लेवल होती हैं. ठीक है, और ये ज़रूरी नहीं है कि जो छोटे स्टेट्स में उनमें ये इंटरमीडिएटरी वाले ये जो बनाए जाएँ. ठीक है, अपेक्स पे क्या है, जिला पंचायत है जिसमें आपको पूरा रूरल डिस्ट्रिक्ट आपका इसमें आता है. सो अमेंडमेंट वॉज ऑल्सो मेड टू द प्रोविजंस ऑफ द मैंडेटरी क्रिएशन ऑफ ग्राम सभा. ठीक है, ये अमेंडमेंट भी बनाया गया कि आपको मैंडेटरी ग्राम सभा बनानी पड़ेगी. एंड ग्राम सभा में होंगे अडल्ट मेंबर्स जो कि रजिस्टर्ड वोटर्स होंगे आपके पंचायत के एरिया के. एंड उसके जो रोल एंड फंक्शंस हैं वो डिसाइड करेगा स्टेट लेजिस्लेशन. ओके, इलेक्शंस कैसे होते हैं, ऑल 3 लेवल्स पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस पे होते हैं डायरेक्ट इलेक्शंस.
डायरेक्ट इलेक्शंस यानी कि लोग डायरेक्टली जाके इनको वोट करेंगे। द टर्म्स ऑफ पंचायत बॉडी इज़ 5 years, 5 साल के लिए इनको इलेक्ट किया जाता है। और अगर स्टेट गवर्नमेंट डिसॉल्व कर देती है पंचायत को बिफोर द 5 years, फ्रेश इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाएंगे एंड उनको विद इन 6 month जो है ये इलेक्शंस कंडक्ट करवाने पड़ेंगे विद आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ दिस ग्राम पंचायत। सो ये इम्पॉर्टेंट है, ये जो दीज प्रोविजंस दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेजर्स जो कि ये इंश्योर कर देते हैं कि लोकल बॉडीज़ जो हैं वो उनका एग्जिस्टेंस बना रहेगा, है ना, कि विद इन 6 month उनको आपको लेकर आना ही पड़ेगा। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के पहले ऐसा कुछ हुआ करता था कि इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ करते थे डिस्ट्रिक्ट बॉडीज़ में, और कोई प्रोविजंस नहीं थे कि आप इमीडिएटली जो है इलेक्शन करवा दोगे आफ्टर द डिसोल्यूशन। तो इस तरह का सिस्टम ने इंश्योर किया कि यहाँ पे बॉडीज़ होंगी। रिजर्वेशन की बात करते हैं। 1/3 जो होगी सीट्स ग्राम सभा में पंचायती राज में आपको रिजर्व्ड होंगी फॉर वुमेन, ये याद रखना है। रिजर्वेशन फॉर एससीज भी है यहाँ पे एंड एसटीज भी है, ठीक है, तीनों लेवल्स पे। अब ये किसके बेसिस पे है? उनके पॉपुलेशन के बेसिस पे। अगर स्टेट को लगता है कि ओबीसीज को भी रिजर्वेशन देना चाहिए तो वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि स्टेट पे ऊपर डिपेंड करता है। ऑल्सो ये ज़रूरी है कि जो रिजर्वेशंस हैं दे अब ये सिर्फ ऑर्डिनरी मेंबर्स के लिए नहीं हो, बट जो पोजीशंस होती है ना, अध्यक्ष या फिर चेयरमैन के लिए हर एक लेवल पे इन पर भी रिजर्वेशन अप्लाई होगा। Now further, reservation of 1/3 of the seats for the women is not merely for the general category of the seats, but also the seats reserved for SC, ST and backward classes. तो सब this means that जो seats होंगी they will be simultaneously reserved for the women candidates, ठीक है, and one has to belong to scheduled tribe or scheduled caste. इसका मतलब जो सरपंच है that would have to be the Dalit woman or आदिवासी woman in the cases of the reservation. Okay, time to time. Now transfer of subjects की बात करते हैं। तो देखिए 29 सब्जेक्ट्स थे जो कि पहले स्टेट लिस्ट के हुआ करते थे, उनको आइडेंटिफाई किया गया, लिस्ट किया गया 11th शेड्यूल में भारत के संविधान में। सो ये जो सब्जेक्ट्स थे इनको ट्रांसफ़र कर दिया गया पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के लिए। ओके, और दे वर मोस्टली लिंक्ड टू डेवलपमेंट वेलफेयर फंक्शंस जो कि लोकल गवर्नमेंट कर सकते हैं। सो एक्चुअल ट्रांसफ़र जब हुआ था इन फंक्शंस का, इट वाज डिपेंडेंट अपॉन द स्टेट लेजिस्लेशन। ठीक है, हमने देखा था ना अभी के स्टेट लेजिस्लेचर को बोल दिया गया था कि आप अपने हिसाब से लॉज बना लो। सो ईच स्टेट विल डिसाइड ऑफ लाइक हाउ मैनी ऑफ दीज 29 subjects would be transferred to the local bodies. Okay, Article 243G, powers, authority and responsibility of panchayats and legislatures of a state may by law endue the panchayat with such powers and authority with respect to the matters listed in the 11th schedule. यहाँ से ये power आया। अब 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में देख लीजिए कुछ सब्जेक्ट्स जो 11th शेड्यूल में एडिट थे उनके बारे में एक ये लिस्ट है, आप इसको पढ़ सकते हो अच्छे से। जैसे कि कुछ है, वन इज़ एग्रीकल्चर, माइनर इरिगेशन, वाटर मैनेजमेंट, वाटरशेड डेवलपमेंट, ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हो गई, फूड प्रोसेसिंग वगैरह, रूरल हाउसिंग, ड्रिंकिंग वाटर, रोड्स, ये सारे आप इन सारी चीज़ों को पढ़ सकते हैं। तो ये क्या है, बेसिकली लोकल मैटर्स हैं। ओके, नाउ 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जो प्रोविजंस थे दे वर नॉट मेड एप्लीकेबल टू द एरियाज विच वर inhabited by आदिवासी populations in many states in India. So 1996 के बाद एक सेपरेट एक्ट पास किया गया कि ये जो प्रोविज़न है पंचायती राज सिस्टम का कि इन एरिया में भी क्या हो, एक्सटेंड हो। तो बहुत से आदिवासी कम्युनिटीज़, देखो उनके अलग ट्रेडिशंस होते हैं, उनके अलग कस्टम्स होते हैं, वो अलग तरह से चीज़ों को मैनेज करते हैं, ठीक है, जैसे कि वाटर रिजर्वॉयर्स हो गए, फॉरेस्ट हो गए। सो ये जो एक्ट था इसने प्रोटेक्ट भी किया कि इन लोगों के राइट्स मैनेज हों प्रॉपर, इनके जो रिसोर्सेज हैं उनको जैसे ही वो हैं उनको उस तरह से क्या किया जाए, एक्सेप्ट किया जाए। ओके, तभी जो इनकी जो इंडिजिनियस आइडेंटिटी है वो मेनटेन रह पाएगी। इसी पर्पज़ से बहुत पावर दिए गए ग्राम सभा को कि जो पंचायत है, विलेज पंचायत, वो कंसेंट ऑफ ग्राम सभा डिसीजंस ले सकते हैं। एंड इसके पीछे जो आइडिया था ये था कि जो ट्रेडिशन है हमारे लोकल गवर्नमेंट में वो प्रोटेक्टेड रहे, एट द सेम टाइम हम ऐसी मॉडर्न इलेक्टेड बॉडीज़ हैं जो प्रॉपर मैनेजमेंट कर पाएँ। सो ये जो है डाइवर्सिटी और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों की स्पिरिट को मेंटेन रखता है। अब समझते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशंस और कमिश्नर्स का क्या रोल होता है। सो द स्टेट गवर्नमेंट दे डू व्हाट, दे अपॉइंट स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स। ठीक है, ये क्या करेंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे
ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं उनके इलेक्शंस को लेके। सो ये जो टास्क था स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन परफॉर्म करता था, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट ही परफॉर्म करती थी। बट नाउ ऑफिस ऑफ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, इसको एक ऑटोनॉमस बॉडी जैसा मेंशन किया गया है जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। हाउएवर जो स्टेट के इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, ही इज़ एन इंडिपेंडेंट ऑफिसर एंड ही इज़ नॉट एट ऑल लिंक टू और नॉट ही इज़ ऑफिसर अंडर द कंट्रोल ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये उनका कोई हायरार्की नहीं है ECI की, बट एक ऑटोनॉमस बॉडी है उसकी तरह, ठीक है। और इलेक्शन किस कंडक्ट करवाती है? लोकल गवर्नमेंट के। फाइनेंस कमीशन क्या है? स्टेट फाइनेंस कमीशन। ये स्टेट फाइनेंस कमीशन है। अब क्या होगा, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट फाइनेंस कमीशन भी जो है अपॉइंट करेगी 5 साल के लिए। ये जो कमीशन है एग्जामिन करेगी फाइनेंशियल पोजीशन इन लोकल गवर्नमेंट्स की जो कि स्टेट में है, एंड रिव्यू भी करेंगे जो डिस्ट्रीब्यूशन है रेवेन्यूज़ का बिटवीन द स्टेट लोकल गवर्नमेंट। अब देखो, अब ये जो लोकल गवर्नमेंट है इनके पास फंडिंग कहाँ से आती है? स्टेट गवर्नमेंट से आती है ना। तो ये सारी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए, और देखो हमारे सेंट्रल में फाइनेंस कमीशन क्या करता है, वो देखता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। उसी तरह स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, देखेगी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज और द रेवेन्यू बिटवीन द स्टेट एंड द लोकल गवर्नमेंट, और यू कैन से बिटवीन रूरल और अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स और ईच अदर। सो ये जो इनोवेशन है ये इंश्योर करता है कि जो फंड अलोकेट किए जा रहे हैं वो किसी भी तरह से पॉलिटिकल मैटर में जो है इन्फ्रिंज ना हो। सो गाइज, इस सेशन में हमने पढ़ा। So this is it for this session. If you like this video, you can subscribe to the YouTube channel for more videos and updates, and also you can download the Sprint UPSC app to practice book, chapter and topic wise. Remember, just watching videos or reading books is not going to help you unless you practice thoroughly. Identify your mistakes and improve your performance, and Sprint UPSC is the perfect app to do all of this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ डाउनलोड कर सकते हैं Sprint UPSC ऐप। यहाँ पर आप अपनी बुक्स, चैप्टर एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, सिर्फ बुक पढ़ने से और वीडियोस देखने से मदद नहीं मिलेगी जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे। सो अपनी मिस्टेक्स को जानिए और परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कीजिए, और Sprint UPSC इसके लिए परफेक्ट ऐप है। सो थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।